चलिए भाई, तो आज से शुभारंभ होगा हमारी क्लास का, जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स होता क्या है, ये तो बात की स्टोरी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी शुड बी नोइंग कि भाई इकोनॉमी क्या होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे इकोनॉमी का मतलब कंट्री हो गया, कुछ लोग बोलेंगे इकोनॉमी का मतलब एनीथिंग विच इज बेनिफिशियल। कभी कभी लोगों ने गाड़ी के स्पीडोमीटर पे देखा होगा, 40 to 50 की जो स्पीड होती है उस पर लिखा होता है इकोनॉमी। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि अगर आप इस स्पीड पे गाड़ी ड्राइव करेंगे, ना आपको किसी को टक्कर मारने का मौका मिलेगा, और ना किसी को आपको या आपको किसी को टक्कर मारने का मौका मिलेगा। मतलब ना आप किसी को ठोकेंगे, ना कोई आपको ठोकेगा। और व्हीकल का माइलेज भी उस स्पीड में एकदम बढ़िया होगा। और व्हीकल का वेयर एंड टेयर भी अच्छा होगा, मतलब ठीक ठाक रहेगा, बहुत ज्यादा बर्डनसम नहीं रहेगा। तो इकोनॉमी का एक ही टेक्निकल मीनिंग ये भी होता है। बट यहाँ पे जब हम इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, तो इकोनॉमी की एक छोटी सी डेफिनेशन होती है। मैं जहां रह रहा हूं, आप जहां रह रहे हैं, हम जहां पे भी एक्सचेंज एक्टिविटीज की बात करते हैं, लेन देन की बात करते हैं, दैट होल सिस्टम इज बेसिकली कॉल्ड एज इकोनॉमी। इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपको सब्जी खरीदनी है, और मार्केट में आप गए और आपने पूछा भाई लेडी फिंगर जिसको भिंडी बोलते हैं, रेट क्या चल रहा है? शॉपकीपर बोलेगा 60 रुपए की 250 ग्राम। आपने नहीं खरीदी और आप वापस घर चले आए। वॉट इट क्लियर? और ठीक 1.5-2 महीने के बाद शॉपकीपर के पास आप फिर जाते हैं कोइंसिडेंटली, और अब वो बोलता है कि 60 रुपए की 1 किलो। तो आपने कहा अब दे दो। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब आप भिंडी खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं थे, जिस प्राइस पे आपको भिंडी मिल रही थी यू वर इंटरेस्टेड इन दैट बेसिकली। तो कभी कभी मैंने सुना है लोग बोलते हैं कि भाई जो आईफोन इस्तेमाल करते हो बेवकूफ होते हैं। भाई रेडमी का फोन ले लो, 25,000 का काम वही करेगा, ये बड़ी अच्छी डील है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आईफोन खरीदने वाला कभी बेवकूफ नहीं होता है, और रेडमी या सैमसंग का फोन खरीदने वाला कभी इंटेलिजेंट नहीं होता है। तो लॉजिक ये है, the amount of money that we spend is giving us how much satisfaction। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही है। तो जहां पे आपको लगता है कि भाई गोभी का फूल 100 रुपए का है, तो घर में सब्जी कौन सी बनती है? आलू गोभी की। और गोभी का फूल जब 15 रुपए का हो जाता है, तो घर में कौन सी सब्जी बनती है? गोभी आलू की। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे गोभी आलू और आलू गोभी में फर्क क्या है? गोभी आलू का मतलब गोभी की क्वांटिटी ज्यादा और आलू की क्वांटिटी कम। और आलू गोभी का मतलब आलू की क्वांटिटी ज्यादा और गोभी की क्वांटिटी कम। इतनी बात सबको समझ में आ गई? पक्का? तो ये गोभी आलू और आलू गोभी जो है, इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स बेसिकली। जब Amazon पे बिग बुलियन सेल वगैरह, बिग सेल डेज वगैरह, या फ्लिपकार्ट पे आता है, तो लोग शॉपिंग ज्यादा करते हैं। और जब ऐसी सेल खत्म हो जाती है तो कंपैरेटिवली लोग शॉपिंग कम करते हैं। और लोग क्या बोलते हैं, जब सेल लगेगी तब खरीदेंगे। आइटम सस्ता है, ऐसे महंगा है। कभी भी वो सस्ता और महंगा नहीं है। अगर महंगा हो तो सबके लिए हो, और सस्ता हो तो सबके लिए हो। अभी आईफोन 13 पे सेल आई थी, 12,000 रुपए का डिस्काउंट था, मेरे जैसे कंजूस ने तभी नहीं खरीदा। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि जब भी हम किसी चीज को खरीदते हैं, वी एस्टिमेट कि उस पर जो आप प्राइस खर्च कर रहे हो वो आपको सेटिस्फैक्शन कितना दे पाती है। और कुछ बच्चों ने इसको 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, और टेक्निकली हम इसको यूटिलिटी एनालिसिस में पढ़ा करते थे। और लिखते कुछ ऐसे थे, MUX रिलेटेड विद PX। MUX का मतलब अंग्रेजी की भाषा में होता है सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम एनी कमोडिटी और सर्विस। गॉट इट क्लियर? अब आपका स्कूल जो आपसे फीस ले रहा है, अगर वो फीस दून स्कूल के बराबर हो जाती है, तो क्या आप अपने रिस्पेक्टिव स्कूल में पढ़ेंगे? भाई पैसे जब उतने ही खर्च करने हैं तो आई गो फॉर दून स्कूल। 5 स्टार 7 स्टार में एक लच्छा पराठा आपको 250 रुपए का मिलता है, और सड़क किनारे का रेस्टोरेंट भी 250 रुपए का दे रहा है। क्या करेंगे हम 5 स्टार 7 स्टार में जाके खाएंगे? हम क्यों सड़क किनारे वाले को देंगे? क्योंकि सड़क के किनारे जो ढाबा है, हम उसकी यूटिलिटी 20 रुपए मानते हैं कि भाई इसकी रोटी चपाती पराठा 20 रुपए से ऊपर की हैसियत नहीं रखता, 20 रुपए से ऊपर का सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। बट जो 5 स्टार 7 स्टार है, भाई एलीट कम्युनिटी वहां पे आती है, वहां पे एक स्टैंडर्ड बेटर है, एमिनिटीज अच्छी हैं, बढ़िया एयर कंडीशनर मिलेगा, तो यू कैन डेफिनेटली पे फॉर दैट। तो मेरा लैपटॉप है लेनोवो का, ये 40,000 रुपए तक में ठीक है। जिस दिन इसका प्राइस 2 लाख रुपए हो जाएगा, तो मैं मैकबुक खरीदूंगा कि लेनोवो खरीदूंगा? आई गो फॉर मैकबुक, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि 2 लाख रुपए लेनोवो पे खर्च करना इज नॉट गोइंग टू गिव मी सेटिस्फैक्शन। मतलब सेटिस्फैक्शन कम होगा और प्राइस ज्यादा होगी। और जब हम मैकबुक खरीदते हैं 2 लाख का, और चेहरा हमारा एकदम खुल जाता है, ऑल आउट 32 पूरी बत्तीसी बाहर, बड़ा अच्छा लगता है कि ये 2 लाख रुपए वर्दी है। समझ में आ गया? माई वाइफ से इसकी भाई 2 लाख रुपए का डायमंड का पेंडेंट सेट ले दो।
मैंने कहा खोपड़ी आउट हो गई है क्या, गोल्ड खरीद लो 2.5 लाख रुपए का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 लाख और 2.5 लाख इज नॉट अ गेम फॉर मी, बट आई बिलीव कि भाई डायमंड पे पैसा खर्च करना सही नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। बट क्या दुनिया में हर इंसान मेरी तरह सोचेगा? नो, हर इंसान इस तरह का सोचेगा तो सोचिए कितना रिसेशन आ जाएगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो हिंदुस्तानी आदमी घर में चप्पल खरीदता है, पहले पार्टी में पहनता है, थोड़ी पुरानी होती है फिर घर में पहनता है, और पुरानी होती है टूट जाती, फेंकता नहीं है, क्या करता है, घर के बाहर टांग देता है नजर बट्टू की तरह। यूटिलिटी, कितना सेटिस्फैक्शन मिल जाए। टावल खरीदा जाता है नहाने के बाद शरीर पोछने के लिए, उसके बाद उसको पायदान की तरह इस्तेमाल करते हैं, फिर झाड़न की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद भी सोचते हैं कि इसको फेंकना ना पड़े। तो घर में पेट डॉग वगैरह है तो उसके लिए यूज हो जाता है, या कहीं ऐसी जगह कोई देखने नहीं आ रहा तो उसका कवर बन जाता है वो। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो ये सारा खेल इकोनॉमिक्स का है। और जब मेरे से लोग पूछते हैं सर आप तो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी पढ़ा लेते हैं, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं अच्छी पढ़ा सकता, दुनिया में इकोनॉमिक्स का सबसे अच्छा टीचर एक है, कौन? सबकी मम्मी। कभी शॉपिंग करने जाइए, कभी भी शॉपिंग करने जाइए, सब्जी वाला बोलेगा आलू 15 रुपए किलो है, मम्मी कहेंगे 12 रुपए लगा लो। वो कहेगा 10 रुपए, मम्मी कहेंगे 8 रुपए। कहीं आलू वाला बोले भाभी जी आज आलू फ्री है, 5 रुपए साथ में दो इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इट इज ऑल कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स बेसिकली। समझ में आ गई बात? पक्का? तो जब आपको लगता है कि सेल में सामान डिस्काउंट पे मिल रहा है तो चलो खरीद लें, सस्ता नहीं है, आप जितने पैसे खर्च करते हो उसके अकॉर्डिंगली आपको लगता है कि सेटिस्फैक्शन लेवल इज मच मोर और इट इज इक्वल टू द प्राइस पेड। ये चीज यूटिलिटी एनालिसिस में 11वीं में आपने पढ़ी होगी, 12th क्लास में आप फिर से इसको पढ़ेंगे, 5-6 बार पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? पक्का? तो समटाइम्स यू से यस टू द डील एंड समटाइम्स यू से नो। तो नो का मतलब ये नहीं कि वो महंगा है, नो का मतलब सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज लेस बट द मनी विच यू आर गोइंग टू पे इज मोर। यस का मतलब सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज इक्वल टू द मनी पेड एज सच। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो जरा ये व्हाट इज इकोनॉमी की डेफिनेशन कॉपी कर लें लोग। एक और डेफिनेशन मैं आपको इसकी बता देता हूं। सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सैटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। इकोनॉमिक्स पैदा ही तभी हुई जब दुनिया में अवेलेबल चीजें बहुत कम थी बट लोगों की चाहत बहुत ज्यादा थी। इस इक्वेशन को उलट दीजिए, वांट्स को लिमिटेड कर लीजिए और मींस को अनलिमिटेड। आज ही के आज इकोनॉमिक्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा, बट ऐसा दुनिया में रियलिटी में नहीं हो पाता। क्यों लोग सर्च कर रहे हैं मार्स के ऊपर लाइफ है कि नहीं, किसी दूसरे प्लैनेट पे लाइफ है कि नहीं? क्योंकि पता है अ डे वुड कम, आज 1000 साल बाद 2000 साल बाद, जब ये प्लैनेट रहने लायक नहीं होगा या लाइफ एक्सटिंक्ट हो जाएगी, डायनासोर चले गए तो हमारी क्या हैसियत है? तो इसीलिए दूसरे प्लैनेट्स पे कुछ वेजिटेशन वगैरह, कुछ इस तरह के मिनरल्स स्टॉक किए जा रहे हैं, स्टोर किए जा रहे हैं कि वहां पे वेजिटेशन की जा सके। व्हाट इट? सो प्लीज अपडेट दिस क्विकली। तो सबको ये समझ में आ गया कि इकोनॉमी शब्द का मतलब क्या होता है। तो अब इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, सर व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो भाई 11th क्लास में डेफिनेशन लोगों ने पढ़ी थी। सबसे पुरानी डेफिनेशन किस महान आत्मा ने दी थी? एडम स्मिथ ने। कैसे याद रखना है इसको? मैनकाइंड में सबसे पुराने एडम और ईव हुआ करते थे, तो समझ लीजिए इकोनॉमिक्स के मैनकाइंड में एडम स्मिथ हुआ करते थे। उनकी डेफिनेशन बोलती थी कि जिसके पास पैसा है उसी की व्यवस्थाएं सब ठीक है। क्रिएशन ऑफ वेल्थ के बारे में थोड़ा सा जिक्र उन्होंने किया था। एंड ही यूज्ड टू से दमड़ी जाए पर चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, वो ऐसी इकोनॉमिक्स की बात करते थे। तो एडम बाबू बोलते थे कि इकोनॉमिक्स का मतलब ओनली मनी। उनकी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किसने किया था? एल्फ्रेड मार्शल ने। गॉट इट क्लियर? कैसे याद रखेंगे भाई? एल्फ्रेड पार्क अपने इलाहाबाद में है, प्रयागराज सिटी में है, जिसको कंपनी गार्डन बोलते हैं, ब्रिटिशर्स ने रखा था। गॉट इट क्लियर? तो एल्फ्रेड मार्शल साहब ने बोला भाई ये बातें तो आपकी ठीक है, आपने ऑल वेल्थ वगैरह हम बातें की हैं, बिल्कुल की हैं, बट आपने क्रिएशन की बात नहीं की, उससे सेटिस्फैक्शन क्या होगा उसकी बात नहीं की। भाई जितनी अकल थी उन्होंने लिख दिया, हम बेवकूफ नहीं बोल सकते उनको, उस जमाने की अकल वही थी। लाइक आज से 50 साल पहले किसी को नहीं पता था कि सोलर पावर जैसा भी कुछ हो सकता है, तो क्या आप उस समय के साइंटिस्ट को बेवकूफ बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। जिसको जब जो समझ में आया उसने उतना क्रिएटिविटी शो कर दी। उसके बाद इनकी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया स्कैसिटी के ग्राउंड्स पे कि भाई अगर स्कैसिटी है दैट कैन आल्सो बी क्रिएटेड एज वेल। लाइक वेस्टर्न कंट्रीज में रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा हैं बट उन पे काम करने वाले एम्प्लॉइज नहीं है, तो कंट्रीज लाइक इंडिया, अफ्रीका, पाकिस्तान वगैरह से एम्प्लॉइज को इंपोर्ट किया जाता है। तो ये लियोनल चाचू ने बताया था हमको। उसके बाद सारी डेफिनेशन का एक मिक्स फ्रूट जूस किसने बना दिया?
अंकल सैम, अंकल सैम बोले तो पॉल सैम्यूलसन। गॉट इट क्लियर? तो इकोनॉमिक्स की तो आपने अबंडेंट डेफिनेशंस पढ़ी हैं, उस पर टाइम ना बर्बाद करते हुए हम सीधे चलते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो मैक्रो भी बड़ा आसान होता है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये पहला चैप्टर आईएससी में है, बट इस चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ दो छोटी छोटी तीन डेफिनेशंस पढ़नी है। देयर आफ्टर एग्जाम में कभी कभी आपसे इंटररिलेशनशिप, डिपेंडेबिलिटी या डिफरेंस शायद पूछ लिया जाए, क्योंकि सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है दैट इट इज ओनली फॉर जनरल अवेयरनेस। और इस चैप्टर में एक तरह से आपके सिलेबस को ही शो किया गया है और कुछ खास नहीं है। तो माइक्रो में आपको कितनी यूनिट्स पढ़नी है और मैक्रो में कितनी पढ़नी है, हम बस उसी की बात करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली होता क्या है? अगर मैं इंडिया की सो कॉल्ड रिसोर्सेस को वर्ल्ड के एवरेज रिसोर्सेस से कंपेयर करूं, पर कैपिटा इनकम पूरी दुनिया की क्या और इंडिया की क्या है, तो इंडियाज पर कैपिटा इनकम विल बी कॉल्ड एज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और वर्ल्ड का एवरेज जो होगा वो मैक्रो। आपके घर में आपके इंटेलिजेंस को फैमिली के एवरेज आईक्यू से कंसिडर किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो आपका आईक्यू जो होगा दैट विल बी माइक्रो, और फैमिली का जो एवरेज आईक्यू होगा दैट विल बी मैक्रो। तो आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी को, किसी भी पर्टिकुलर एग्जांपल को माइक्रो मैक्रो नहीं बोल सकते until unless you compare. I repeat, until unless you compare. इंडिया में आईफोन की सेल कितनी है 2022-23 में इन कंपैरिजन विद वर्ल्ड वाइड सेल कितनी है? तो इंडिया की सेल को हम बोलेंगे माइक्रो और वर्ल्ड की सेल को हम क्या बोलेंगे? मैक्रो। इतनी बात खोपड़ी में गई, पक्का समझ में आ गया? चलिए, सो पीपल कैन राइट दिस हेडिंग इन देयर कॉपीज, माइक्रो वर्सेस मैक्रो। सो जब भी आप मैक्रो पढ़ेंगे तो एक शब्द आ जाएगा बीच में, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, व्हाट? कलेक्टेड टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस कंसिडर्ड एज अ होल। सो वी कैन राइट दीज डिफरेंसेस टू अंडरस्टैंड कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो आई हैव नॉट टेकन दैट बुकिश टेक्स्ट, पहले माइक्रो की डेफिनेशन पढ़ा दूं, फीचर्स पढ़ा दूं, वो सब तो किताब में लिखा ही हुआ है, वो सड़क का जानवर भी पढ़ा देगा आपको। सो गो टू बिजनेस स्कूल और टेक अ जॉब, ये किसी एक इंसान के बारे में बात की जा रही है। हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड इन द इकोनॉमी एज अ होल, ये सबकी बात की जा रही है। तो लेफ्ट साइड का जो एग्जाम्पल है इट इज माइक्रो, और राइट साइड का जो एग्जाम्पल है वो मैक्रो। गॉट इट क्लियर? टोटल यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स कितने हैं मेरे, इन कंपैरिजन विद कितने लोग मेरे को लाइव सुन रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज अगेन मैक्रो एंड माइक्रो रिस्पेक्टिवली। गॉट इट क्लियर? आपने मूवी की शूटिंग देखी शाहरुख खान जी की, दुबई में कहीं चल रही थी, और बाद में मूवी रिलीज हुई तो दुनिया भर में लोगों ने देखा, तो दुनिया भर में मूवी रिलीज जो लोगों ने देखी दैट विल बी कॉल्ड एज मैक्रो। तो जब लॉकडाउन लगा इंडिया में या अदर कंट्रीज में, तो पूरी कंट्री में लगा या एक दो मोहल्लों में लगा? कंट्री में लगा। गॉट इट क्लियर? बट आपकी कॉलोनी वालों ने कुछ खास मेजर्स अप्लाई किए। क्या मेजर्स अप्लाई किए? घर के बाहर ही लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा था, ये कॉलोनी का सेल्फ डिटॉक्सिड डिसिप्लिन था। तो आपकी कॉलोनी का स्पेशल लॉकडाउन है, दैट कुड बी कॉल्ड एज माइक्रो। बट जनरल कोड ऑफ कंडक्ट, जो जनरल गाइडलाइंस इंडिया के लिए इशू की गई, वो हर जगह फॉलो हो रही थी, दैट वुड बी कॉल्ड एज मैक्रो। सबको 2 डोज इंजेक्शन ठोके जाने हैं, इट इज मैक्रो। आपने कहा मैं तो हर दिन 2 लगवाऊंगा, समझ में आ गया? आपका नाम ही बदल के मैक्रो और माइक्रो की जगह या ओरिजिनल नेम की जगह कोविशील्ड रख दिया गया है। समझ में आई बात की नहीं? पक्का? What determines the salary offered by Citibank to Raju, a new IIM MBA? हम किसकी बात कर रहे हैं मिस्टर? राजू की, और किसी की बात नहीं कर रहे। फिर राजू इस सैलरी से कितने काजू खरीदेगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो ये माइक्रो है। What determines the overall salary level paid to workers in a given year? This is called as मैक्रो। तो आपको सैलरी जो मिल रही है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, वो एम्प्लॉइज की एवरेज सैलरी से 10 से 15% ज्यादा है, दिस इज माइक्रो। और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एवरेज वर्कर को क्या सैलरी दिया जा रहा है, दैट इज नोन एज मैक्रो। गॉट इट क्लियर? सो पीपल कैन कॉपी दीज 2 एग्जांपल्स, फिर आगे बढ़ते हैं। So microeconomic questions. What determine the cost of a university or college of offering a new course? एक यूनिवर्सिटी में न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ, इसको सेटअप करने में कॉलेज की क्या कॉस्ट आएगी? तो एक यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। इन कंपैरिजन, व्हाट डिटरमिन्स द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस इन द इकोनॉमी एज अ होल? कंट्री में पूरी फसल खराब हो गई, मार्च में बहुत भयंकर बारिश हो गई, तो इस वजह से पूरी कंट्री के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। तो गवर्नमेंट ने जब जीएसटी इंपोज करने की बात की, तो इट इज इंपोज्ड ऑन द कंट्री एज अ होल। तो इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी और अ माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी?
Macro. I repeat, it's a macroeconomic policy. But if I talk in the state of Maharashtra, in the state of Uttar Pradesh, students को announcement हुआ कि मिड डे मील का खाना हर स्कूल में कंपलसरी फ्री दिया जाएगा, चाहे वो गरीब बच्चा हो या रईस बच्चा हो, चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, मिशनरी स्कूल में पढ़ रहा है, पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, किसी में भी पढ़ रहा है, सबको फ्री में दिया जाएगा. तो दिस इज टॉक्ड अनाउंस्ड ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड यूपी. सो दिस वुड बी कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक, नॉट macroeconomic. What government policies should be adopted to make it easier for low income students to attend college? हम किस लेवल ऑफ इनकम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं? लो लेवल. गरीब बच्चों के लिए क्या पॉलिसी बनाई जाए कि वो बच्चे भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में पढ़ाई कर पाए? तो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात की जा रही है, तो इट्स अ माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी. What government policies should be adopted to promote full employment? लोगों ने स्किल इंडिया के बारे में सुना होगा. अभी स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट काफी प्रमोट कर रही है. तो these activities are undertaken as government initiative to increase employment throughout the country or only in certain states? Throughout the country. So this is a part of macroeconomic policy. Got it clear? और सिर्फ गरीब लोगों के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो we can call this as micro. समझ में आ गया? What determines whether HSBC का नाम लोगों ने सुना होगा, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, ये एक फॉरेन बैंक है, opens a new office in the city of Allahabad और प्रयागराज. सिर्फ बैंक अपने एक ब्रांच की बात कर रहा है कहां पे उसको सेटअप किया जाए, तो दिस इज अगेन कॉल्ड एज माइक्रो. इसका मैक्रो क्वेश्चन क्या बनेगा? डिटर्मिन्स द ओवरऑल ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज एंड फाइनेंशियल असेट्स बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. स्यूज कैनाल का नाम लोगों ने सुना होगा अगर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा सा पढ़ा है. अभी कुछ दिन पहले एवर गिवन कंपनी एक थी, कुछ लोग उसको एवर ग्रीन भी बोलते हैं, वो गलत है. उनका एक शिप फंस गया था, नैरो है 200 मीटर्स, तो टेढ़ा हो गया था. अब लोग बोलेंगे सर क्यों टेढ़ा हो गया था? उनके बच्चों ने, जो शिपिंग कंपनी के मालिक थे, मेरी क्लास में ठीक से सुना नहीं था मेरे को, तो मैंने श्राप दे दिया था उनको, तो उनको इतना नुकसान हो गया. तो पूरे वर्ल्ड का जो बिजनेस स्यूज कैनाल के थ्रू होता है वो स्टक कर गया. सो दिस वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? माइक्रो और मैक्रो. ये मैक्रो हो जाएगा. समझ में आ गया? दिस इज मैक्रो. बट अगर आपके शहर में, इंडस्ट्रियल एरिया में, किसी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, उस फैक्ट्री को इफेक्ट होगा, सबको इफेक्ट नहीं होगा. दैट प्रॉब्लम वुड बी कॉल्ड एज माइक्रो. तो माइक्रो का मतलब सेल्फिशनेस, अपने बारे में सोचना, और मैक्रो का मतलब गांधी जी टाइप, सबके बारे में सोचना. तो गांधी जी की जो अप्रोच थी, दैट वाज मैक्रो इकोनॉमिक्स. समझ में आ गया? लोकल मोहल्ले के नेता की, कॉर्पोरेटर की जो अप्रोच होती है कि अपने मोहल्ले का ज्यादा वेलफेयर करो, इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. बातें समझ में आ गई? चलिए, सो ये वीडियो देख के आप लोग कॉपी कर सकते हैं, कुछ खास ऐसा है नहीं. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं. फोकसेस ऑन हाउ डिसीजंस आर मेड बाय इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल मतलब मैं और आप. एंड फर्म्स. फर्म्स का मतलब क्या हुआ सर? फर्म्स का मतलब हुआ बिजनेस कम्युनिटी बेसिकली. एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दोज डिसीजन. अब जब हम बिजनेस कम्युनिटी की बात करते हैं तो हम दोनों बिजनेसेस की बात करते हैं, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम अकाउंटेंसी या मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे, फाइनेंस नहीं पढ़ रहे. तो यहाँ पे फर्म्स का मतलब वो कॉलेज भी हुआ जो नए कोर्सेज लॉन्च करता है, वो बिजनेसमैन, वो दुकानदार भी हुआ जो नया प्रोडक्ट अपने बिजनेस में बेचने चला आया. गॉट इट क्लियर? सो प्लीज कॉपी द डेफिनेशन विद द एग्जांपल्स. मूविंग अहेड, और यहाँ पे लास्ट में एक बात लिखी है, having determined the cost, the school can then decide whether to offer the course or not. तो क्या देखना पड़ेगा? कॉस्ट एंड बेनिफिट. स्कूल या कॉलेज की लागत क्या उस कोर्स को लॉन्च करने में, और अल्टीमेटली उससे फी कलेक्शन कितना होगा. सो यहां पे हमने बात कर ली माइक्रो इकोनॉमिक्स की. मैक्रो की छोटी सी डेफिनेशन, examines the aggregate behavior of the economy, that is how the actions of individual and firms in the economy interact to produce a particular level of economic performance as a whole. Moral of the story is this, कि अगर चाइना से इंपोर्ट बैन कर दिए जाएं, so every shopkeeper in India, every factory person in India जो चाइना से इंपोर्ट करके गुड्स प्रोड्यूस करता था, उन सब का बिजनेस थोड़ा सा कम हो जाएगा. अब आपको लगता है कि चाइना से इंपोर्ट बैन कर दिया गया तो चाइनीज इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होगा और इंडियन इकोनॉमी को बड़ा फायदा होगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. चाइना से बैन हुआ, चाइना वाले नेपाल और दुबई के रास्ते सामान भेजने लग गए. अपना लॉजिक समझ में आ गया? तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमने बेइज्जती भी कर दी उनकी ठीक से, और अपनी बिजनेस कम्युनिटी का काम भी निकालने लग गए. लॉजिक समझ में आ गया? क्योंकि अब जमाना कंपटीशन का नहीं है, अब जमाना कोलैबोरेशन का है. अगर आप कोलैबोरेट नहीं करेंगे फॉर द गुड मीन्स, आपकी इकोनॉमी भी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी.
सो ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस इन द इकोनॉमी, यहां पे हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की। अब थोड़ी आराम से बात सुनिएगा। अगर बारिश का टाइम है और बड़ी भयंकर बरसात हो रही है और 2-4 दिन तक बारिश चल रही है, तो सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले वेंडर्स बहुत कम होंगे, बट हमारे आपके परिवार के लोग खाना तो खाएंगे ही खाएंगे। तो जब हम मार्केट में जाएंगे तो हमें सब्जी महंगी मिलेगी कि सस्ती मिलेगी? महंगी मिलेगी। बट क्या ये सिस्टम पूरे इंडिया में होगा? ये जरूरी नहीं है, बिकॉज इट्स अ कंट्री विद डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस एवरी 300 400 500 किलोमीटर्स। बड़ा ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है। लाइक महाराष्ट्र में कभी भी बारिश हो जाती है, चेरापूंजी में कभी बारिश रुकती ही नहीं है प्रैक्टिकली, जम्मू एंड कश्मीर में भी कभी कभी, कुछ एरियाज में कुछ पर्टिकुलर स्प्रिंग ऑटम सीजन में ही बारिश होती है। तो यहाँ पे हर मार्केट में प्राइस का बिहेवियर डिफरेंट होगा। बट गोल्ड जैसी कमोडिटी आप इंडिया के किसी भी कोने में खरीद लें, मोर और लेस 2-4% की मैं बात नहीं कर रहा हूं, प्राइसेस रिमेन सेम। लॉजिक समझ में आ गया? तो हो सकता है कि आलू आपके शहर में 40 रुपए किलो, कहीं पे 30 बिक रहा हो, कहीं 60 बिक रहा हो, बट गोल्ड के प्राइस में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता, क्योंकि उसका प्राइस इंटरनेशनल मार्केट से डिक्टेट होता है। इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड सप्लाई क्या है? आज गवर्नमेंट के इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो गए हैं, इसीलिए स्मगल्ड गोल्ड दुनिया में बहुत कम अवेलेबल है। और अगर किसी ने स्मगलिंग कर भी ली दुबई से, तो क्या वो सस्ते में बेच देगा आपको? बिल्कुल नहीं बेचेगा, क्योंकि आप 10 जगह गाएंगे जाके वो सस्ते में बेच रहा है, पुलिस भी पहुंच जाएगी आपके साथ। कैसे सस्ते में बेच रहा है भाई? ऑब्वियस सी बात है, स्मगलिंग की होगी उसने। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? तो जो चीज पूरी कंट्री को इफेक्ट करेगी प्राइसेस के मामले में, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। और जो चीज सिर्फ आपके एक छोटे से पर्टिकुलर एरिया, मोहल्ले को, शहर की प्राइसेस को इफेक्ट करेगी, दैट इज नेवर कॉल्ड एज इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। गॉट इट क्लियर? वो शॉर्टेज की वजह से मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस बोला जाता है, कि इक्विलिब्रियम प्राइस में गो अप और इट में गो डाउन। सो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिसीजंस हैव अनइंटेंडेड इफेक्ट्स। कहने का मतलब, आप एक बिजनेसमैन हो, आपको क्या लग रहा है कि अगर मैं गेहूं की आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर लूं, गोदाम में इसको बंद कर लूं और जो खरीदने आए उसको बोलूं कि गेहूं अवेलेबल नहीं है, तो वो किसी तरह से आपको कन्विंस करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा दाम देगा और कहेगा हमें गेहूं बेच दो। आपने तो गेहूं महंगी बेची, क्या जरूरी है सिर्फ आपकी वजह से पूरे कंट्री में गेहूं का प्राइस बढ़ जाए? बट आपकी देखा देखी यही काम अगर दूसरे बिजनेसमैन करने लग जाएंगे तो व्हाट वुड हैपन? प्राइसेस वुड इंक्रीज। ईयर्स अगो इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में, परमाणु मूवी आपने देखी होगी जॉन इब्राहिम साहब की, तो एक सीन था उस मूवी में जहां पे वो पाकिस्तान का आईएसआई स्पाई यूएस के स्पाई से बात करता है कि पक्का है वो टेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि एक रेस्टोरेंट में वो लोग खाना खा रहे थे बैठ के। अगर मूवी का सीन आपको याद हो तो किसी यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा, मिल जाएगा। वो कह रहा है कि कांदा बहुत महंगा हो गया। कांदा मतलब महाराष्ट्रन भाषा में इसको प्याज बोलते हैं। महंगा हो गया। क्यों महंगा हो गया? क्योंकि सेना वालों ने सब खरीद लिया, ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि जैसे गर्मी में अभी लू चलेगी तो मम्मी और दादी बोलेंगी ना, प्याज खा के निकलो, ताकि उसकी तासीर गर्म होती है और आपको लू नहीं लगेगी। तो वो हीट को काफी कंट्रोल करता है प्याज। तो पूरी जमीन में प्याज दफना दिए गए ताकि जो रेडिएशन से हीट निकलेगी वो कंट्रोल हो जाए। और आज भी अगर आप कभी राजस्थान जाए, पोखरा में लोगों से बात करें तो दे विल टेल यू, अपने आप कहीं ना कहीं आग लग जाती है। आज भी रेडिएशन है वहां की लैंड में, बट कंपेरेटिवली बहुत कम। पहले दिन में 10 बार आग लगती थी, अब 10 दिन में शायद एक बार लगती है, या और ज्यादा इंटरवल में। तो प्याज बड़ा महंगा हो गया था उस समय इंडिया में। तो उसी तरह एक बार अरहर की दाल की फसल खराब हो गई। ये 2006-8 या ऐसी कभी की बात है। तो अरहर की दाल का दाम भी 180 रुपए किलो चला गया था। तो गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल करने के लिए फॉरेन कंट्री से अरहर की दाल को इंपोर्ट किया। क्यों इंपोर्ट किया भाई? यहाँ पे शॉर्टेज थी, दुकानदार महंगा बेच रहा था। क्यों दुकानदार महंगा बेच रहा था? होलसेलर उसको महंगे में दे रहा था। होलसेलर महंगे में क्यों दे रहा था? दाल की मिल वाला उसको महंगे में दे रहा था। दाल की मिल वाला क्यों महंगे में दे रहा था? किसान भी दाल महंगे में बेच रहा था। क्यों? क्योंकि भाई उसको भी अपना चूल्हा चलाने के लिए अर्निंग्स तो चाहिए। जहां वो 100 कुंटल दाल एक साल में बेचता था, मुश्किल से 10 कुंटल बेच पा रहा है। तो 10 कुंटल में उतना रेवेन्यू उस किसान को चाहिए जितना 100 कुंटल में मिलता था। तो दाम उसने बढ़ाया, उसके अनइंटेंडेड एफर्ट्स ने मिल वाले का दाम बढ़वाया, मिल वाले के अनइंटेंडेड एफर्ट्स ने शॉपकीपर का दाम बढ़ाया। तो ऑटोमेटिकली बर्डन हमारे आपके ऊपर आया। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि हम लोगों के भले की बात अगर नहीं करेंगे तो अगले साल, अगली बार हमको इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा। तो एज अ पार्ट ऑफ इंपोर्ट पॉलिसी गवर्नमेंट ने दूसरी कंट्रीज से बात करके इसे इंपोर्ट कर लिया।
और इंपोर्ट करने से जो शॉर्टेज इन सप्लाई थी अप टू सर्टेन एक्सटेंट दैट गॉट कवर्ड अप। तो जिन शॉपकीपर्स के पास दाल महीने में 100 किलो आया करती थी, शॉर्टेज की वजह से 10 किलो आ रही थी, गवर्नमेंट ने कहा लो 90 किलो हमसे ले लो। अब शॉपकीपर को सफिशिएंट स्टॉक बेचने का मौका मिल गया, प्रॉफिट उतना वो कमा लेगा, तो उसने प्राइसेस को कम कर दिया। तो ये है अगेन वो माइक्रो इफेक्ट जो पूरी कंट्री को इफेक्ट कर देता है। तो दैट्स व्हाई मेनी अ टाइम्स वी विल बी सेइंग कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिपेंडेंट ऑन मैक्रो एंड मैक्रो इज डिपेंडेंट ऑन माइक्रो। आप मान लीजिए कि कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने क्यों एग्जाम कराया, चाहे टर्म 1 टर्म 2 कराया, क्योंकि अगर मार्क्स नहीं होंगे तो यूनिवर्सिटी एडमिशन कैसे देगी, किस बेसिस पे एडमिशन देगी। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? अब जब से सीयूईटी आ गया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एसआरसीसी का क्रेज था वो प्रैक्टिकली खत्म हो गया। या जो बच्चे पहले घटिया बोर्ड्स के थ्रू पढ़ाई करके चले जाते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसआरसीसी कॉलेज में, 98% आ गया, अकल से बैल थे एकदम। तमिलनाडु बोर्ड एंड ऑल, मैं किसी बोर्ड की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, बट नंबर खूब बांटे जाते हैं वहां पे, एकदम रेवड़ी की तरह, खूब रेवड़ी की तरह नंबर बांटा जाता है। अब घुस गए सबके सब एसआरसीसी, तो बेचारे हमारे यूपी वाले बच्चे, सीबीएसई बोर्ड वाले, आईएससी बोर्ड वाले काफी पीछे आए थे। अब जब से सीयूईटी हो गया, सबकी अकल को री एग्जामिन किया जाएगा, तब से उन बच्चों की डिमांड वहां पे कम हो गई है। गॉट इट क्लियर? तो एक सीयूईटी के एग्जाम ने पूरे कंट्री के एडमिशन सिस्टम को चेंज कर दिया। तो माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में ऑल्सो हैव द इफेक्ट ऑन मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज। खोपड़े में बात गई? तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। समझ में आ गई बात? सो इन माइक्रो इकोनॉमिक गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट इज यूजुअली वेरी लेस, और सोसाइटी वर्स ऑफ क्यों जाती है? क्योंकि गवर्नमेंट यहां पे इंटरवेन करती ही नहीं। आपके मोहल्ले में सब्जी महंगी बिक रही है, क्या मोदी जी पैसे लेके आएंगे आपको सब्जी खरीदने के लिए? बिल्कुल नहीं। हाँ, पूरे देश में जब ऐसा काम होगा तब गवर्नमेंट स्टेप इन जरूर करेगी। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो दो घोड़ों के रथ पे चलती है, और घोड़ों का नाम क्या है? फिस्कल पॉलिसी विच टॉक्स अबाउट टैक्सेशन, एंड मॉनेटरी पॉलिसी विच टॉक्स अबाउट मनी सप्लाई। तो आप आए दिन देखते होंगे ना कि भाई रेपो रेट बढ़ गया, घट गया, लोन महंगा हो गया, सस्ता हो गया। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, बड़ा आसान है, कोई बहुत भयंकर नहीं है। ओके, दिस इज मॉनेटरी पॉलिसी। टैक्स हमारी निर्मला आंटी ने, निर्मला सीतारमन जी ने कम कर दिया कुछ लोगों पे, कुछ लोगों पे बढ़ा दिया। सैलरीड क्लास को कोई एडवांटेज ही नहीं देते ये लोग, क्योंकि उनको पता है सबसे टैक्स इन्हीं से आता है, और ये बेचारे एकदम सो कॉल्ड उबले पानी के मेढक है, ये बाहर निकलेंगे नहीं, अंदर ही सस्टेन कर लेंगे अपने आप को। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी की बातें टैक्सेशन से रिलेटेड होती हैं, एंड मनी सप्लाई की बातें मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड होती हैं। यही दोनों पॉलिसीज पूरे देश को चलाती रहती है। ओके, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसिडर्स लॉन्ग रन ग्रोथ। गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन किया था, समझ में आ गया? इंडियंस को उतना नुकसान नहीं हुआ। जो बाहर से इन्फ्लेंट्रेशन होता था फेक करेंसी का, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। उन्होंने जो छाप के रखी हुई है करेंसी इंडिया में लाने के लिए, अब वो कागज का टुकड़ा एकदम बेकार। यू कैन सी दैट रिसेंट मूवी इसके ऊपर एक बनी थी शाहिद कपूर जी की, फर्जी। व्हाट इट क्लियर, ये मूवी उसी पे थी बेसिकली। तो डीमोनेटाइजेशन की अगर हम बात करें तो इट्स अ मैक्रो पॉलिसी और माइक्रो पॉलिसी। मैक्रो पूरे देश पे अप्लाई हुई, बट इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने गवर्नमेंट की पॉलिसी को अप्लाई होने नहीं दिया, कहीं ना कहीं हेल्प करके दाएं बाएं सेटिंग करके सबका पैसा एडजस्ट कर दिया। समझ में आया? ये लास्ट टू लास्ट ईयर मोदी जी ने 1 जुलाई वर्ल्ड सीए डे पे बोला था कि डीमोनेटाइजेशन पे मेनी सीएस हेल्प्ड मेनी पीपल ऑफ दिस काइंड, जिनके पैसे को हम ब्लैकलिस्ट करना चाहते थे, बट उनकी वजह से हम नहीं कर पाए। खैर, ऊपर वाले के दरबार में देर है, पर अंधेर नहीं, इन्वर्टर लगा हुआ है, बैकअप है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, सब वहां पूरा हो जाएगा। ओके, सो लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन एग्रीगेट आउटपुट। एग्रीगेट आउटपुट का मतलब पूरे देश में गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कितनी है। कॉमन सेंस की बात है भाई, जितने गुड्स एंड सर्विसेज, खाने पीने का सामान, ट्रेन में जगह वगैरह वगैरह हमें चाहिए, वो अगर बहुत ज्यादा हो गया बट हमें उतनी जरूरत नहीं है, तो सरप्लस स्टॉक हो जाएगा हर जगह। उसे बेचने के लिए बेचारे शॉपकीपर अंकल को क्या करना पड़ेगा? दाम गिराना पड़ेगा, कंट्री में डिफ्लेशन आ जाएगा। और अगर अवेलेबिलिटी गुड्स एंड सर्विसेज की बहुत कम है बट लोगों का मुंह पेट बहुत बड़ा है, तो उनको ज्यादा खरीदना पड़ेगा। तो शॉर्टेज है मार्केट में, सामान तो है नहीं, बट बायर्स आर देयर टू बाय। मार्केट में क्या होगा? प्राइसेस बढ़ जाएंगे, एंड दैट वुड लीड टू व्हाट? इन्फ्लेशन। गॉट इट क्लियर?
तो ये भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो इतना फंडामेंटल सबको क्लियर हो गया। So 4 ways that macroeconomics differs from microeconomics. Please put this heading, copy the first point, and then we'll continue in the next class.